जय हिंद दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में। तो दोस्त, पिछला बार हम लोग देखे थे कि गुजरात का कुछ भाग हम लोग पढ़ लिए थे और कुछ भाग बचा हुआ था। लगभग बोल सकते हैं गुजरात का लगभग 40% हिस्सा हम लोग पढ़ लेते हैं, 40 और 60 बचा हुआ है। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। गुजरात का जो पिछला बार पढ़े थे कुछ से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को एटलस अपने पास रखना पड़ेगा, मतलब समझने के लिए। ये गुजरात है, गुजरात का ऊपरी वाली हिस्सा ये पाकिस्तान से लगता है, पाकिस्तान से। इधर क्या है? अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। इसे क्या बोलते थे? कच्छ के खाड़ी, कच्छ के खाड़ी, कच्छ के खाड़ी। यहाँ से अगर ये देखा जाए, ये क्या था? जल। इसे क्या बोला जाता था यहाँ? कच्छ के रण, कच्छ के रण, कच्छ के रण। बताइए, कच्छ के रण किस लिए जाने जाते हैं? खराई गधा के लिए जाना जाता और खरा पानी के लिए जाना जाता है। यहाँ सालों भर कम से कम घुटना तक पानी रहता ही रहता है, इससे कम पानी कभी नहीं कम होता है कच्छ के रण में। तो कच्छ के रण में एक अभ्यारण्य भी बताए थे, घुड़खर अभ्यारण्य। और कच्छ के रण के कैसा है? यहाँ पे खरा, मतलब खारा पानी है, इसलिए यहाँ कौन से गधे रह पाते हैं, मतलब जो नमकीन पानी को सहन कर सके, वैसे ही गधे इसमें रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखें यहाँ भुज, क्या देखे थे? भुज भी देखे थे। भुज क्या है? वायुसेना का अड्डा। क्या है यहाँ पे? वायुसेना का अड्डा। अब भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। कितना तीव्रता के था? 7.9 तीव्रता का भूकंप यहाँ पे आया था, ठीक है। इसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। बहुत भयानक भूकंप था, बहुत तेज भूकंप था, ठीक है। यहाँ से एक और भाग देखे थे, ये वाला। इस भाग को नाम क्या था? सरसोता या सरक्रिक। क्या बोलते हैं? सरसोता या सरक्रिक। ये सरसोता किस लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम का भंडार यहाँ पे है। क्या है? पेट्रोलियम का भंडार है, जिसके लिए भारत पाकिस्तान जब अलग हो रहे थे 1947 में, तो पाकिस्तान इस पर क्या कर दिया था? केस, बोला कि हमें भी ये चाहिए। तो भारत को मजबूरन इतना भाग किसे देना पड़ा? पाकिस्तान को, ठीक है। सर को अगर बोलेगा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सरकरी। कौन होगा? सरकरी। इसे एक और नाम है घुवर मोती। यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था? वलांगो। कौन था? वलांगो या किबिथु। उत्तरी बिंदु अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? इंदिरा कॉल। और दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि का कौन सा हो जाएगा? मुख्य भूमि पूछेगा तो कन्याकुमारी या केप के मोरिन। क्या बोलते थे? कन्याकुमारी या केप के मोरिन। यहाँ तक हम लोग का क्लियर था। उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ कांडला। कौन सा बंदरगाह था? कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ? क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कच्छ के खाड़ी में। कहाँ स्थित है? कच्छ के खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह को और क्या कहा जाता है? ज्वारीय बंदरगाह, मुक्त व्यापार बंदरगाह। और इसका एक और नया नाम जुड़ गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का एक और नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। रिवीजन कर रहे तो थोड़ा तेज कर रहे हैं। इधर आइएगा तो हम लोग को मिला था जामनगर। क्या मिला था? जामनगर मिला था ना? यस सर। जामनगर। जामनगर किस लिए जाना जाता है? रिलायंस की कंपनी है, तेल शोधन कारखाना। यहाँ पे कौन सी है? तेल शोधन कारखाना, यानी पेट्रोलियम का शुद्ध करने का काम कहाँ किया जाता है? जामनगर में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इधर आए थे, क्या मिला था? द्वारका। क्या मिला था हमें? द्वारका। द्वारका में किस भगवान का मंदिर था? कृष्ण भगवान का मंदिर था द्वारका में। और यहाँ पे बताए थे शारदा पीठ। कौन पीठ बताए थे? शारदा पीठ। ऐसे ऐसे भारत के 4 दिशा है और चारों दिशा में 4 है। कितना है? शारदा पीठ। देखा जाए तो पश्चिम में कौन सा पीठ था बाबू? शारदा पीठ। कौन था? शारदा। इधर पूरब में देखा जाए, पूरी में मतलब एक पीठ पड़ता है गोवर्धन पीठ। नाम क्या है उसका? गोवर्धन पीठ। इधर देखा जाए उत्तर में तो ज्योतिष पीठ। कौन पीठ था? ज्योतिष पीठ। और दक्षिण में देखा जाए तो श्रृंगेरी पीठ। कौन था? श्रृंगेरी। ये 4 पीठ बताए थे ना आप लोग के। पश्चिम में शारदा पीठ, गुजरात में, पूरब में गोवर्धन पीठ, उड़ीसा में ज्योतिष पीठ, उत्तराखंड में श्रृंगेरी पीठ, कर्नाटक में। ये 4 पीठ है जो पूजा पाठ किया जाता है। बहुत बड़ा मठ के समान ये होते हैं। तो ये चारों पीठ आपको यहीं तक शायद हम लोग पढ़े थे, यहीं तक अंतिम बार पढ़े थे। इसके बाद देखे थे यहाँ पोरबंदर। क्या मिला था हमें बाबू? पोरबंदर।
पोरबंदर। पोरबंदर किस लिए, ये भी पढ़ लिए थे ना। पोरबंदर को गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को किनका जन्म हुआ था, गांधी जी को जन्म हुआ था यहाँ पे। इसके बाद आगे आइएगा, मिलेगा सोमनाथ। क्या मिलेगा, सोमनाथ। सोमनाथ, इसी को समुद्र के पकड़ते हुए नीचे आइएगा, मिलेगा सोमनाथ। ठीक है, ये भी समुद्र के किनारे मिलेगा। ठीक है, तो सोमनाथ किस लिए जाना जाता है, सोमनाथ। सोमनाथ, सोमनाथ क्या है बाबू, मंदिर है। क्या है, मंदिर है सोमनाथ। और सोमनाथ गुजरात का जिला भी है। इसमें किस भगवान का मंदिर है, शिव भगवान का। किनका है, शिव भगवान का मंदिर है। ये भारत में बोलेगा शंकर भगवान का कितना ज्योतिर्लिंग है, लगभग 12 है। कितना है, 12। एग्जाम के क्वेश्चन पूछा कि शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग कितने हैं, 12 है। जैसे झारखंड में एक हम लोग का क्या है, देवघर। क्या है, देवघर है। उसी तरह बनारस में देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर है। उसी तरह उज्जैन में देखा जाए महाकाल मंदिर है। उसी में से एक ये भी ज्योतिष पीठ आता है, मतलब ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ मंदिर। कहाँ स्थित है, गुजरात में। ऐसा कहा जाता है लगभग 1000 से ऊपर सीढ़ियाँ इस मंदिर में, बहुत ऊँचाई पर स्थित है ये मंदिर। लोग मतलब चढ़ने उतरने में पैर मतलब पूरा लगेगा फूल गया है पूरा, और लगेगा हाथी पाँव धर लिया। हाथी पाँव जानते हैं ना, फिलिया। फिलिया के कारण पैर क्या हो जाता है, हाथी के जैसा हो जाएगा। इसीलिए उसका एक और नाम है फिलिया का, हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। जल्दी ये बीमारी अगर जिसको पकड़ लिया ठीक ही नहीं होता है जल्दी। पैर इतना मोटा रहेगा, घूमते रहिए मोटा पैर लेके, भयानक, नहीं ठीक होता है जल्दी। तो सोमनाथ समझ में आ गया। लेकिन इस मंदिर को क्वेश्चन पूछा था एक बार कि महमूद गजनवी जो था ये कब लूटा था इस मंदिर को। इस मंदिर को कौन लूटा था, महमूद गजनवी बाबू, महमूद गजनवी। ये पूछेगा कब लूटा था, 1025 में। कब लूटा था, 1025 में। अगर बोलेगा ये आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि कौन सा ऐसा शासक था जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये यही था गजनवी। कौन था, इसका कौन सा आक्रमण था इस समय, 16वां आक्रमण था। कौन था, 16वां। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर उस समय के 20 लाख के बराबर सोना लूट के ले गया था। आज से कितना, 1000 साल पहले की बात हो रही है। उस समय 20 लाख के सोना लूट के। ये भी कहा जाता है ये अफ़गानिस्तान का रहने वाला शासक था। अफ़गानिस्तान को ले जाकर इतना धन दौलत यहाँ से लूट कर ले गया कि पूरा के पूरा अफ़गानिस्तान को एक दुल्हन को जैसे सजाया जाए उससे पूरा अफ़गानिस्तान को सजा दिया, यानी अपने साम्राज्य को। जब ये सोना लूट के यहाँ से ले जा रहा था तो रास्ता में पड़ता था पंजाब। पहले पाकिस्तान भारत एक ही में था, तो पंजाब में खोखर जनजाति रहता था। कौन सी जनजाति, खोखर जनजाति। ये जनजाति ने इस पर आक्रमण करके महमूद गजनवी को ऐसा कुछ सोना लूट लिया। ये कुछ नहीं बोला क्योंकि ज़्यादा कहा था। मान लीजिए कि हमको मिल गया 1 लाख रुपया, चोर चुहार पकड़े, बोलेगा ओकरा में से दे दो 20,000, तो देने में ना भलाई है कि लड़ने में भलाई है उससे। ये सोचा रख लो। अब समझिएगा इतना ही हरामी टाइप का शासक था। वहाँ से फिर आया सिर्फ 1027 में, फिर वापस कब किया भारत पर आक्रमण, 1027 में। कौन सा आक्रमण हो जाएगा, 17वां। क्यों, खोखर जनजाति के मारे लाया था खाली, खोखर जनजाति। खोखर जनजाति को मारने 17वां आक्रमण आया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। खोखर जनजाति कहाँ निवास करती थी उस समय, पंजाब में। कहाँ करती थी, पंजाब में। तो याद रखिएगा 16वां में क्या किया, लूट लिया सोमनाथ मंदिर को। 16वां आक्रमण में क्या किया, लूटा। याद रखिएगा, हम लिख दिए सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। ठीक है, सोना लूट कर ले गया। ये जितना भी आक्रमण भारत में किया ना, सब में मकसद था इसका कुछ न कुछ लूटना। इसका मकसद ही नहीं था भारत में शासन करना। इसका मकसद क्या था, सिर्फ लूट कर ले। अफगानिस्तान पहाड़ी एरिया था, वहाँ होता कुछ भी नहीं था। पहाड़ी एरिया में क्या होगा, इसलिए ये जितना था इधर से लूट कर ले जाता था, अपने साम्राज्य को चलाने का काम करता था महमूद गजनवी। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अभी SSC MTS में पूछा था, खोखर जनजाति कहाँ निवास करती थे, पंजाब में। कहाँ करती थी, पंजाब में। याद रखिएगा, पंजाब में। 17वां आक्रमण में किसको मारने आया, सिर्फ मारने आया था। इतना सोचिए, ऐसा कोई होता है, सिर्फ मार के गया खोखर जनजाति को, कुछ लूटा नहीं, बस मार के चला गया। होता है कोई जिदिया गाँव में लड़का रहता है, ओकरा अगर मार दीजिएगा ना, वो जब तक आपको मारेगा नहीं तब तक वो चैन नहीं लेगा। ओकर एक ही मकसद बन जाएगा, फलनिया के कहिया मारे हम, चलते भर में ईंटों फेंक के मार देगा। मकसद ही होता है। बचपन में नहीं किए, बहुत लोग करता है गांव में। तो सोमनाथ समझ में आ गया, क्लियर हो गया। किसने लूटा, महमूद गजनवी ने। बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, किसने लूटा, महमूद गजनवी।
अगर इसके मतलब ये साइड को पकड़ते पकड़ते आइएगा, ये इस जो यहाँ ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इस भाग को मतलब देखिए ये ज़मीन का टुकड़ा, इसमें क्या हुआ, पानी भर गया। इसमें क्या हो गया, अपने एटलस में देखिए दिख रहा है पानी भरा है कि नहीं भरा, एकदम भरल दिखाई देगा आपको। इस भरल हुआ भाग को क्या नाम है बाबू, खंभात। क्या नाम है, खंभात। क्लियर, खंभात के खाड़ी। इस साइड में आप लोग अपने एटलस में देखिए मिलेगा दीव। क्या मिलेगा, दीव। इस साइड में मिलेगा दमन। क्या मिलेगा, इधर मिलेगा दीव, इधर मिलेगा दमन। मिला कि नहीं मिला, ये बोलिए। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है। क्लियर, यही अब जो एटलस देखेगा उसके लिए आसान है, मेहनत वाला है ही नहीं। दमन दीव को कौन है, अब ध्यान से दोनों को देखिएगा कि दीव मिलेगा एक दमन, तो दीव सच में एक टापू होगा, ऐसे बना हुआ का समुंदर में। ये ध्यान से देखिए, दीव समुंदर में। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है, दमन, दादर नगर हवेली और दीव, ऐसे करके दे दिया। इसमें द्वीप टापू कौन है, दीव है। कौन है टापू, दीव, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी है। दमन के चारों तरफ पानी नहीं है, 3 तरफ पानी होगा। देखिए ध्यान से, समझ में आ गया ना। दीव क्या है, ध्यान से ही देखना, बहुत बारीकी वर्ड है ये। देखिए आप लोग के, दीव क्या है बाबू, एक टापू है। दीव क्या है, टापू। क्लियर, यानी दमन, नोट में यहाँ समझना है, नोट में क्या समझे, दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। कौन करती है, खंभात की खाड़ी अलग करती है। एकदम नोट वीवीआई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खंभात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। और इसके ऊपर चढ़ के इधर मिलेगा भावनगर। क्या मिलेगा, भावनगर। मिला, भावनगर। ठीक है, भावनगर। ये भावनगर किस लिए जाना जाता है, भावनगर नमक अनुसंधान केंद्र। किसके लिए जाना जाता है, नमक अनुसंधान के लिए। बोलेगा नमक अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है, भावनगर गुजरात। क्योंकि याद कीजिए ना, नमक कैसे बनता है, समुद्र के पानी से। कैसे बनता है, समुद्र के पानी से बनता है। ये समुद्र के किनारे ही है, समुद्र के किनारे है कि नहीं है, इसीलिए नमक अनुसंधान के काफ़ी मात्रा में नमक बनाने के काम भारत में भावनगर किए जाते हैं। ये कि यहाँ पे एक जगह है भावनगर में, आपको वो दिखेगा नहीं, अलंग नाम है। जगह का नाम क्या है, अलंग। यानी भावनगर में ही क्या किया जाता है, अलंग में शिप ब्रेक किया जाता है। क्या किया जाता है, शिप ब्रेक। शिप ब्रेक को क्या बोला जाता है, पोत भंजन। क्या बोलते हैं हम लोग, पोत भंजन, शिप ब्रेक, शिप ब्रेक। इसे पोत भंजन भी बोला जाता है, पोत भंजन। यानी कि जहाज को तोड़ने का काम कहाँ किया जाता है, भावनगर में। भावनगर में भी कहाँ, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा, अलंग में। कहाँ, अलंग में। भावनगर में कहाँ, अलंग में। क्या किया जाता है, शिप को तोड़ने का काम किया जाता है। शिप आप देखे नहीं होंगे, ये घर जो होता है ना, इतना बड़े बड़े बिल्डिंग के माफिक होता है, 5 ताला 4 ताला मतलब जहाज होता है। उस जहाज को मतलब जैसे आके लग गया, उसमें जो सामान था आप उतार लिए, अब वो जहाज का किया क्या जाएगा, तो उस जहाज को काटने का काम किया जाता है। काट के अब भंगार में बेच दिया जाता है। लोहा, जैसे लोहा 10 रुपये 20 रुपये केजी जाएगा ना, उसमें बेच दिया जाता है। ऐसा बहुत बड़ा फैक्ट्री है अलंग में। हम लोग के भैया यहाँ काम करते थे, ऐसा बोलते थे कि 32 प्लांट है शिप ब्रेक का यहाँ पे, मतलब काफ़ी लंबा प्लांट है। भैया पहले बोलते थे, हम बोले अब अभी किस में काम कर रहे हैं, 16 नंबर प्लॉट में, 32 नंबर प्लॉट में, मतलब जहाँ आपको काम मिलेगा वहाँ काम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ शिप ब्रेक 2 चीज़ के लिए जाना जाता है, एक नमक अनुसंधान के लिए, दूसरा शिप ब्रेक के लिए। बस 2 ही वर्ड इसमें याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है। इस साइड में आइएगा, मिलेगा गिरनार पर्वत। क्या मिलेगा, गिरनार पर्वत मिलेगा। बीच में नहीं मिलेगा तो भौतिक मैप पे भी गिरनार पर्वत मिलेगा आपको, या गिर पर्वत इसी साइड में मिलेगा। यहीं मिला, गिर पहाड़िया, गिरनार पहाड़िया, गिर पर्वत, कुछ भी तीनों में से कोई नहीं दिखा, दिखा ना, गुड। गिरनार हम क्या पढ़ाएंगे आपको, गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख किस लिए जाना जाता है, बड़ी क्वेश्चन पूछता है। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है, किस राजा से संबंधित है गिरनार अभिलेख, किस राजा से संबंधित है, रुद्रदामन। किससे संबंधित है, रुद्रदामन से, रुद्रदामन।
गिरनार अभिलेख किसने लिखवाया बाबू? रुद्र दामन ने। बोलेगा भारत के कौन सा ऐसा पहला अभिलेख है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था? ये भारत का ऐसा पहला अभिलेख था, भारत का पहला अभिलेख, पहला अभिलेख जिसे संस्कृत किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। ये ऐसा पहला अभिलेख था भारत का जिसे किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। नहीं तो पहले पाली, ब्राह्मी, खरोष्ठी ऐसा लिपि में लिखा जाता। अशोक ने भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाया, अशोक सम्राट ने, लेकिन हिंदी में एक को नहीं था, संस्कृत में एक भी नहीं था। वो भाषा हमने से नहीं पढ़ा पाता। खरोष्ठी, ब्राह्मी, मतलब पाली ऐसा भाषा में कौन लिखवाता था? खरोष्ठी नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। उर्दू अभी हमने से कोई बोलेगा पढ़ाएगा? उर्दुआ जैसे लिखता है नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि नहीं हम लोग पढ़े हैं कभी, इसलिए उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे। हो कि नहीं? इन लोग के ही ठीक है। मुस्लिम लोग ठीक, उर्दुओ उन लोग के समझ में आ जाता है, इंग्लिशो आ जाता है और हिंदियो आ जाता है। अब हम ही की दिक्कत है, खाली हिंदी आएगा और इंग्लिश तो गाँव के जानिए रहे कितना आता है सबको, ठीक है। तो ये भारत का पहला अभिलेख कौन था जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। बड़ी एग्जाम में पूछता है ये। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन? गिरनार अभिलेख। नाम क्या है? गिरनार अभिलेख। किस राजा का है? रुद्र दामन का। किसका है? रुद्र दामन। रुद्र दामन दिख नहीं रहा? अच्छा, तो रुद्र दामन। अगर बोलेगा इस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो शासक था वो बिहार का रहने वाला था। अब ये हम पढ़ा क्या रहे हैं? गुजरात। यानी कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त का शासन उस समय गुजरात तक था। कहाँ तक था? गुजरात तक था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त इस अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त ने यहाँ सुदर्शन झील बनवाया। कौन सा झील बनाया? सुदर्शन झील। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है सुदर्शन झील कहाँ स्थित है। सुदर्शन झील किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये तो निर्माण कराया बहुत पहले के बात है, BC का बात है, ठीक है। यानी जो 1 सदी चल, अभी कौन सी सदी? 21वीं सदी है ना। अभी जैसे मतलब 2023 है, करते करते 100 के पहुँचेगा तो उसके बाद कौन सी आ जाएगी? 22वीं सदी। यानी पीछे हम लोग चलेंगे तो 19वीं सदी, 20वीं सदी, ऐसी ना चलेगा। उसी तरह 1 सदी पर पहुँचेंगे। कहाँ? 1 सदी पर। 1 सदी के पीछे आपको जाना पड़ेगा तो उसे BC बोला जाता है। उसे क्या हम लोग बोलते हैं? BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की, उस समय की है सुदर्शन जी, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। यानी कि आप 2100 वर्ष तो आराम से बोल सकते हैं। कितना? 2100 वर्ष आराम से इसे बोल सकते हैं। बहुत पुराना झील है ये सुदर्शन झील, ठीक है, बनवा लिया। अब इस झील को पुनरुद्धार, अच्छा गाँव में देखा है कुआं हुआ पहले खनाता था तो भर जाता था, भरने के बाद उसमें से माटी हेल के निकालता था आदमी, तो उसी तरह ये झील भी क्या हुआ होगा? भर गया होगा। इस झील को पुनरुद्धार क्या किया? पुनरुद्धार, यानी कि उल्लेढ़ने का काम कौन किया? रुद्र दामन। तो बोलेगा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण क्या हो जाएगा? पुनर्निर्माण किसने करवाया? 3 शासक का नाम आता है बारी बारी से। एक अशोक का भी नाम आता है इसमें, रुद्र दामन का भी नाम आता है, रुद्र दामन, रुद्र दामन, एक स्कंदगुप्त। ये 3 शासक ऐसे थे जो सुदर्शन झील का क्या किया था? पुनरुद्धार, यानी कि मिट्टी भर गया था, उस मिट्टी को निकालने का काम कौन किया था? ये 3 शासक। सुदर्शन झील के बारे में इतना बस याद रखना है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस बात का पुष्टि कौन करता है? जानकारी कौन देता है हमें? गिरनार अभिलेख। कौन सा देता है? गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख है किसका? रुद्र दामन का। किसका है? रुद्र दामन का। ये किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस में है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस अभिलेख से जानकारी मिलता है कि 3 शासक यानी कि अशोक, रुद्र दामन और स्कंदगुप्त इस झील का क्या कर रहा था? पुनर्निर्माण। क्या कर रहा था? पुनर्निर्माण। इतनी बातें आपको याद रखना है गिरनार अभिलेख में, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम आगे चलते हैं।
देखिए अब इस साइड में आइएगा, ऊपर इधर मिलेगा पाटन, ऊपर इसके ऊपर आइएगा गिरनार के जस्ट ऊपर मिलेगा पाटन। पाटन मिला, पाटन मिलेगा। पाटन, पाटन किस लिए जाना जाता है बाबू? इसका पुराना नाम था अनहिलवाड़। नाम क्या था? अनहिलवाड़। पुराना नाम पाटन के क्या नाम था? अनहिलवाड़। बोलेगा यहाँ क्या स्थित है? रानी का बाव, बड़ी फेमस है, यूनेस्को स्थल में भी शामिल है। रानी का बाव, रानी का बाव, रानी का बाव। रानी का बाव क्या है? कुआं है। क्या है? एक प्रकार का रानी का बाव कुआं है, ऐसा समझ लिए। ये क्या है? एकरा में ऐसे ऐसे सीढ़ी बनल है, ठीक है। एकरा में पानी रहेगा और इस कुआं पर क्या था? इसका नाम है रानी का बाव। समझिए क्या है? रानी का बाव। बाव, बाव वहाँ कुआं को बाव बोला जाता है, ठीक है। तो रानी का बाव कहाँ स्थित है? पाटन, गुजरात में। ये रानी किस लिए बनाई थी? नहाने के लिए। रानी नहाने के लिए बने थे। और सुनिए इसका कहानी। रानी के बाव जब बना था, इसमें मजदूर रहते थे, पानी रोज़ फ्रेश डालते थे, ताज़ा पानी डाला जाता था सिर्फ रानी को नहाने के लिए। किस लिए? रानी को नहाने के लिए। अब वो नहाएगी तो फिर तो गंदा पनिया हो ही जाएगा, क्योंकि पनिया उसी में जाना है। गंदा होता था, दिन भर मजदूर उस पानी को फेंकता था, फिर अगला दिन नया पानी भरता था। ये मजदूर के काम मिल गया बढ़िया। रानी बकलोल थी, का जरूरी था इतना बड़का कुआँ खाने ला नहाए खातिर, ठीक है। लेकिन इसका अवशेष बहुत पुराना, इसलिए भारत सरकार की ओर से ये यूनेस्को में रानी का बाव शामिल हुआ है। 100 रुपये के नोट के पीछे भी आपको रानी का बाव मिलेगा। कितने रुपए के नोट के पीछे मिलेगा? 100 रुपये के नोट के पीछे मिलेगा रानी के बाव। देख लीजिएगा, बढ़िया से दिखाई देगा। 100 रुपये नोट के पीछे, 100 रुपये के नोट के पीछे क्या मिलेगा? रानी के बाव। ऐसा का जरूरी है बकलोल रोज़ पानी भरवाओ निकलवाओ, ये सब फालतू काम है। हम लोग को तो एक नंबर क्वेश्चन से मतलब है। तो पाटन समझ में आ गया आप लोग के? पाटन समझ में आ गया। पाटन के नीचे आइएगा, मिलेगा अहमदाबाद। अहमदाबाद, हाँ, पाटन के नीचे आइएगा, मिलेगा अहमदाबाद। मिला? अहमदाबाद। ये बाबू अहमदाबाद किस लिए जाना जाता है? अहमदाबाद याद रखिएगा, सबसे पहले नदी साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी। हाँ, साबरमती नदी के किनारे कौन सा है? अहमदाबाद। बोलेगा साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम किसका होगा? सोचिए तो थोड़ा। ये साबरमती आश्रम का स्थापना कौन किया था? गांधी जी। कौन किए थे? गांधी जी किए थे। तो साबरमती आश्रम कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद में। नदी के नाम पे रखा गया था। बोलेगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर समझ में आता है? सुने होंगे बहुत नाम आप लोग इसका। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर समझिए थोड़ा सा, पहली बार नाम सुने होंगे ना। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगर कपड़ा मिल अगर कहीं आपको देखना है तो कहाँ मिलेगा? बहुत ज़्यादा कपड़ा का निर्माण करने में कौन है? अहमदाबाद। तो कपड़ा का निर्माण करने के कारण इसका नाम क्या दिया गया? भारत का मैनचेस्टर। क्या बोला जाता है? भारत का मैनचेस्टर। आप ये वर्ड समझिए, मैनचेस्टर है कहाँ? ये जो वर्ड आपको दिखेगा मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर जो शहर है कहाँ स्थित है बाबू? इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। मैनचेस्टर शहर कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के इस शहर में भी क्या बनाया जाता है? कपड़ा। क्या बनाया जाता है? सूती वस्त्र के लिए। ये भी सूती वस्त्र के लिए अहमदाबाद भी जाना जाता है और इंग्लैंड में मैनचेस्टर भी जाना जाता है। इसीलिए जिस तरह मैनचेस्टर में कपड़ा का निर्माण किया जाता है सूती वस्त्र का, उसी तरह अहमदाबाद में किया जाता है। इसलिए तुलना किससे कर दिया गया? मैनचेस्टर से। इसलिए हम लोग को याद रखना पड़ता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसे कहते हैं हम लोग? अहमदाबाद। क्लियर? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मैनचेस्टर कहाँ स्थित है, बना दीजिएगा ना। इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। भारत मत मार दीजिएगा। सूरत भी सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। सूरत है, कानपुर है, कोयम्बटूर है, दिल्ली है, लेकिन अधिकतर उसे फोकस किया जाए जहाँ ज़्यादा निर्माण किया जाता है। अहमदाबाद सिर्फ कपड़ा के लिए। आप महज हम लोग की तरफ जो साड़ी आता है फेरी वाला बेचता है 500-600 में, वहाँ मेरे जीजा जी काम करते हैं, महज 150 से 200 में वो साड़ी ला देते हैं।
और वो भी अच्छा साड़ी। तो क्यों? क्योंकि वही निर्माण हो रहा है। इसका कारण बस ये है, दिल्ली में जाइएगा थोड़ा आपको शर्ट मतलब कपड़ा लूजर टी शर्ट ये सब सस्ता मिलेगा, और ये हमनी देनान के 300 रुपया हो जाता है। वहाँ 150 में मिलेगा, यहाँ दुगना हो जाता है। वहाँ टी शर्ट 150 में, यहाँ 300 में। समझ में आ रहा है? ये होता है, मतलब जगह का विशेष पड़ता है। तो साबरमती समझ गए, अहमदाबाद साबरमती के किनारे है। साबरमती आश्रम भी है, गांधी जी स्थापना किए थे। और इसका भारत का मैनचेस्टर भी, क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर। आपसे इसके नीचे मिलेगा, छोटा लिख ले होगा खेड़ा। क्या लिख ले होगा? खेड़ा। मिल रहा है? खेड़ा, हाँ खेड़ा, खेड़ा नहीं मिला? खेड़ा एकदम छोटा अक्षर होगा अहमदाबाद के नीचे, खेड़ा। खेड़ा किस लिए? खेड़ा आंदोलन किस लिए जाना जाता है? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन किसने किया था बाबू? गांधी। कौन किए थे? गांधी। आपसे पूछेगा कब किए थे? 1918 में। कब किए थे? 1918 में। बस इतना ही याद रखना है। खेड़ा में क्या कहते हैं? खेड़ा आंदोलन। गांधी जी कब? 1918। खेड़ा खत्म। खेड़ा में कहानी क्या? इसके बगल में मिलेगा गांधीनगर। क्या मिलेगा? गांधीनगर। गांधीनगर किस लिए जाना जाता है? राजधानी है। गांधीनगर क्या बाबू? राजधानी। गांधी नगर ये क्या है? राजधानी। गांधीनगर किसके लिए जाना जाता है? राजधानी के लिए। उधर कहानी खत्म। इसके नीचे आइएगा ना, अहमदाबाद के बगल में इधर कलोल मिलेगा। कलोल, हाँ कलोल। कलोल मिला? हाँ कलोल हलोल दोनों मिलेगा, लेकिन हमको कलोल से मतलब है ना। कलोल, बकलोल नहीं देखना है, कलोल है ना। कलोल। कलोल किस लिए जाना जाता है? कलोल नैनो यूरिया, यहाँ क्या है? नैनो यूरिया संयंत्र है। समझिएगा थोड़ा, नैनो यूरिया संयंत्र। नैनो यूरिया संयंत्र, संयंत्र मतलब प्लांट होता है। नैनो यूरिया प्लांट किस लिए जाना जाता है? नैनो यूरिया समझते हैं? अब समझिए। अभी हम लोग एक बोरा लेते हैं, क्या लेते हैं? खाद अगर खेतों में डालना तो एक बोरा पूरा 50 kg वाला ले जाते हैं ना। 50 kg वाला आता है यूरिया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? यूरिया आता है ना, 50 kg वाला डालते हैं अपने धान में। ये महज कितना का पड़ता है? 350 का। ठीक है, एक आध बीघा में नहीं छिटा पाएगा लग रहा है। 1 बीघा छिटा जाएगा? नहीं हो पाता है, घट जाता है। कुछ कुछ जो खेती करता है उसको पता होगा, घट जाता है। अब इसमें आपको 350 के, ये जो कंपनी है यहाँ 350 के आपको मिलेगा ½ लीटर। कितना मिलेगा? ½ लीटर, माने 500 ग्राम समझिए। 500 लीटर क्या मिलेगा आपको? नैनो यूरिया। लिक्विड रहता है, ठीक है, खाद का ही काम करेगा। क्या करेगा? खाद का ही काम पर करे। एक तो आपका वजन में कम, मात्र 500 ग्राम 350 में, और कम से कम 27 कट्ठा में छींट सकते हैं। कितना कट्ठा में? 27 कट्ठा। इसे 1 एकड़ भी बोला जाता है। 27 कट्ठा को ही क्या बोला जाता है? 1 एकड़ बोला जाता है। और गाँव में 1 बीघा 20 कट्ठा को बोलते हैं हम लोग। 20 कट्ठा को 1 बीघा और 27 कट्ठा को 1 एकड़। तो यानी नैनो यूरिया संयंत्र जो मोदी इसका हाल ही में उद्घाटन किया, ज़्यादा दिन हो नहीं रहा है। इस कंपनी के आने से समझ रहे विदेशों में मांग बढ़ जाएगा। यानी आप मात्र ½ लीटर से 27 कट्ठा में आप खाद छींट सकते हैं, अपना खाद दे सकते हैं। तो क्या ज़रूरी है यूरिया का? इसे काटो। इसीलिए भारत का मकसद ही क्या है? नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने का मकसद ही कम है इसका है कि मतलब दाम भी बराबर लगता है। अब आप ज़्यादा में छींट सकते हैं, ज़्यादा खेतों में आप खाद डाल सकते हैं। फ़ायदा, वजन भी कम है, टांगने का झंझट खत्म, आराम से डिब्बा में लाइए, छीटिए उधर। समझ में आ गया? कलोल में, कलोल समझ में आ गया ना। इसके नीचे उतरिएगा, मिलेगा बड़ोदरा। बड़ोदरा, बड़ोदरा मिला? बड़ोदरा, बड़ोदरा किस लिए जाना जाता है? बड़ोदरा, बड़ोदरा में देखिए क्रिकेटर यहाँ से, अब तो पहले 2 था, अब 4 क्रिकेटर हो गया यहाँ से। क्रिकेट देखते हैं? यूसुफ पठान। कौन था? यूसुफ पठान और इरफान पठान। इरफान पठान ऑलराउंडर में गिनती आता था, बहुत तेज़ गेंदा। यूसुफ पठान बैटर था, बैटिंग बहुत अच्छा करता था ये। यूसुफ पठान और इरफान पठान, इरफान पठान, ये दोनों का जन्म कहाँ हुआ था?
बड़ोदरा में। और दोनों अपन भाई है, इरफान पठान और यूसुफ पठान क्या है, अपना भाई है, दोनों सागा भाई है। उसी तरह एक और सागा भाई है, इस शहर में उसी ले जाना जाता है। कुणाल पांड्या, कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या देखते हैं, हार्दिक पांड्या अभी चोटिल हो गया वर्ल्ड कप में। अभी 2023 के जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें क्या हो गया, चोटिल हो गया है, मतलब खेला से बाहर हो गया। अभी इसके जगह दूसरे प्लेयर को लाया गया है। ठीक है। तो ये कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या और इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये चारों का जन्म स्थान कहाँ है, बड़ोदरा गुजरात। किस लिए जाना जाता है, बड़ोदरा, मतलब बड़ोदरा शहर इन लोग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए बोला जाता है मेहनत ज़िंदगी में करना चाहिए। हो सकता है आपके नाम से आपका पूरा शहर जानने लगे, पलामू भी जानने लगे, पूरा झारखंड धोनी के नाम से। कहीं जाइएगा ना, बोलिएगा झारखंड, तो बोलता है धोनी वाला झारखंड। अरे ससुरा, इतना बड़ा झारखंड है, धोनी के सब झारखंड है। सोचने वाली बात है। लेकिन इतना वो फेमस प्लेयर हो ही गया है इंटरनेशनल लेवल पर, सिर्फ भारत का ही नहीं। इसलिए उसके कभी कोई बोला है वरुण नेरोन का झारखंड, ईशान किशन का झारखंड। उतना करने के लिए आपको बहुत पीसना पड़ता है। सूरज के जैसा चमकना है तो सूरज के जैसा तपना भी पड़ेगा। होता है गर्मी बहुत ज़्यादा, उसी तरह ही है। धोनी मेहनत किया है कि नहीं, मेहनत बहुत ज़्यादा किया, कैप्टन रहा, वर्ल्ड कप जिताया। उतना करेगा कोई तब तो। ईशान किशन भी कहाँ से क्रिकेट खेला, ईशान किशन जो प्लेयर है झारखंड से ही निकला है। वरुण जो प्लेयर है वो भी झारखंड का ही है, बॉलर है। धोनी सबके किस्मतें खा गया, सबके लाइफ अच्छा नहीं रहा वरुण नेरोन का, जबकि फास्टर बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था ये वरुण नेरोन। बड़ोदरा देख लिया हम लोग। बड़ोदरा के नीचे आइएगा, मिलेगा भरूच, भरूच मिला, बड़ोदरा के नीचे मिलेगा भरूच। भरूच, भरूच से बाबू किस लिए जाना जाता है, मलिक काफूर एक नाम का सेनापति था। नाम क्या था उसका, मलिक काफूर, मलिक काफूर। ये मलिक काफूर क्या था, ये था ट्रांसजेंडर, यानी छक्का था। क्या था, छक्का। इसे हिजड़ा बोल सकते, क्या था, हिजड़ा। लेकिन बहुत बलवान था, बुद्धि वाला था। हिजड़ा था लेकिन बहुत ताकतवर था व्यक्ति। और क्या था, माइंड से मतलब ठीक ठाक सोच रखता था ये। मलिक काफूर को 1000 दिनार में, कितना में खरीदा गया, 1000 दिनार, 1000 दिनार में खरीदा गया था। कहाँ से, भरूच से। कहाँ से खरीदा गया, भरूच से। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। मलिक काफूर को क्या बोला जाता है, 1000 दिनारी। क्यों, क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया, इसीलिए क्या बोलते हैं, 1000 दिनारी। ये किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का राजा था, दिल्ली का। कहाँ का था, खिलजी वंश का राजा था अलाउद्दीन खिलजी। उसका सेनापति के नाम क्या था, मलिक काफूर। नाम क्या था, मलिक काफूर। इसे कहाँ से खरीदा गया, भरूच गुजरात से। कहाँ से, भरूच गुजरात से इसे खरीदा गया था। कितना में, 1000 दिनार में। इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ा, 1000 दिनारी। इतिहास में आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, मलिक काफूर को। किसका सेनापति था मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। भरूच के नीचे उतरिएगा, मिलेगा आप लोग अंकलेश्वर मिलेगा। भरूच के नीचे उतरिएगा तो क्या मिलेगा, अंकलेश्वर। सॉरी, इधर आइएगा, मिलेगा अंकलेश्वर। अंकलेश्वर मिला कि नहीं मिला, अंकलेश्वर मिल गया। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर किस लिए जाना जाता है, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर बाबू याद रखिए, गुजरात में दो गो तेल रिफाइनरी फैक्ट्री है। एक तो जामनगर वाला बताए थे और दूसरा अंकलेश्वर। ये भी क्या है, तेल शोधन कारखाना। क्या है, तेल शोधन कारखाना।
अंकलेश्वर किस लिए जाना जाता है? तेल शोधन कारखाना के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। यहाँ भी पेट्रोलियम का शुद्ध करने का काम किया जाता है। याद कीजिए तो कहाँ कहाँ पेट्रोलियम के, पानीपत बताए थे पेट्रोलियम शुद्धि कारखाना है, मथुरा दूसरा यूपी में पेट्रोलियम शुद्ध किया जाता है, तीसरा हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में, हल्दिया अभी नहीं पढ़ा आप लोग का, हल्दिया भी जाना जाता है तेल शोधन कारखाना के लिए। और गुजरात में तो दो हो गया, एक का नाम क्या पड़ गया जामनगर और दूसरा क्या हो गया अंकलेश्वर। ये दोनों जगह आपसे क्वेश्चन पूछता है छांटने के लिए, निम्नलिखित में से कहाँ पेट्रोलियम शोधन कारखाना नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा इतने बातें। बोलेगा झारखंड में पेट्रोलियम शोधन कारखाना है क्या? गो एको गो नहीं है। बिहार में है बरौनी, कहाँ पड़ता है? बरौनी बिहार में तेल शोधन कारखाना है, लेकिन झारखंड में नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? सोना, कोयला, लोयस, पेट्रोल नहीं है अपने यहाँ, पेट्रोल नहीं है, बाकी सब चीज़ है अपने यहाँ। पेट्रोल के छोड़ के आप जो खजान खोदिएगा सब मिलेगा झारखंड में। सोना, चांदी, कॉपर, लोहस, कोयला जितना मतलब सब चीज़ आपको मिलेगा। तो समझ में आएगा। अंकलेश्वर के बात नहीं की, अंकलेश्वर के नीचे देखिएगा आप मिलेगा बारडोली, नहीं पहले उससे पहले सूरत देख लेते हैं। सूरत, हाँ सूरत के नीचे मिलेगा बारडोली, क्या मिलेगा? बारडोली। सूरत के नीचे बारडोली, और बारडोली के नीचे मिलेगा वलसाड़, क्या मिलेगा? वलसाड़। इस जगह तीनों मिला कि नहीं मिला ये बोलिए? सूरत, बारडोली, वलसाड़ मिला? सूरत, बारडोली, वलसाड़, क्लियर? चलिए देखते हैं। सूरत बाबू देखिए ना, ध्यान से आप लोग देखिए, मिलेगा वहाँ एक नदी मिलेगा ताप्ती। कौन सी नदी होगी? ताप्ती नदी है कि नहीं? देखिए ध्यान से, ताप्ती नदी। कौन सा नदी दिखा? ताप्ती नदी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। किसके किनारे? ताप्ती नदी। अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि बुलेट ट्रेन चलने वाला है भारत में, चलना है ना, जिसका स्पीड 300 लगभग 320 के रफ्तार रहेगा, यानी 320 किलोमीटर के फासला महज 1 घंटा में आप पूरी कर सकते हैं। तो ये कहाँ है? बोलेगा भारत में बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ निर्माण किया गया? सूरत में। यहाँ पे क्या है बाबू? बुलेट ट्रेन का स्टेशन, बुलेट ट्रेन का स्टेशन। बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ बना है? सूरत में। कहाँ बना है? सूरत को डायमंड नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीरा नगरी। सूरत को क्या बोला जाता है? हीरा नगरी। क्यों बोला जाता है हीरा नगरी? समझिएगा, हीरा को तराशने का भारत में अगर कहीं काम होता है तो कहाँ होता है? सूरत में। और सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा का मतलब खनन कौन करता है? रूस। कौन करता है? रूस। और सबसे ज़्यादा हीरा ससुरा पहनता कौन है? अमेरिका। सबसे ज़्यादा हीरा कौन पहनेगा? अमेरिका। अमीर है वहाँ, उन्हीं के सोना ठीक नहीं लगता है, उन्हीं के हीरा ठीक लगता है। अब भारत वाला का हीरा ठीक नहीं लगता है लेकिन पैसा नहीं है, बात ये है। हम लोग के हीरा ठीक नहीं लगता है। अपने गांव घर में देखिएगा, शादी ब्याह होगा, ससुरा कुछ ना गहना ना मिले तो बीच रात में ब्याह रुकवा देगा तुरंत ही, लड़का वाला को वापस भेज देगा। इतना महत्व है हम लोग के। देखे तो गहना पहले चेक करता है, जखने बरने चढ़ाने जाता है तो गहना चेक होता है ओकरा में, कान में के, नाक में के सब चढ़ता है उस समय। लड़कों में गलती है, लेकिन लड़का के नहीं सोना के चैन मिलता तब वो ब्याह कर लेता है, लेकिन लड़की के कभी देखे कान में के टप ना मिले तो नहीं, वो तो ओकरा से बोले ओकर बाप मैं कहेगा बारात वापस ले जाइए, उसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग के यहाँ जैसे सोना के प्रचलन है, उसी तरह देखा जाए अमेरिका में हीरा का प्रचलन है। अब तराशने का काम कौन करता है? बेहतरीन नक्काशी कहाँ किया जाता है हीरा का? सूरत में। कहाँ किया जाता है? सूरत। अब देखिए दिमाग का लगाता है, भारत के पास तो हीरा नहीं है, एक एक हीरा के खाने हमने के पास। पन्ना, कौन है? पन्ना, ये पड़ता है MP में, लेकिन वहाँ उतना बेहतरीन हीरा नहीं निकलता है। तो भारत बोलता है रूस से हीरा हमको दे दो, खरीद लेता है। अब उसका तराश के एकदम बढ़िया से आप समझिए, महज अगर एक चप्पल दुकान भी रहता है, जैसे फैक्ट्री रहता है, तो कितना लगता है एक चप्पल का? आप ऐसा समझिए 50 रुपया 40 रुपया। अब बाज़ार में जब उतर के बेचा था तो 120 में बेचाएगा, यानी दुगना फ़ायदा। कितना हो गया? दुगना। अब भारत सरकार क्या करती है? मंगा के हीरा उससे तराश के मस्त गहना बना के कहाँ बेचता है? डायरेक्ट ले जाओ अमेरिका, एकदम महंगा बेचता है। ये पकड़ा गया भारत कब? कोरोना का जो यूक्रेन वार हुआ था ना, उसमें सब चीज़ बैन हो गया। रसिया यूक्रेन वार हुआ था, उसमें बैन कर दिएगा। रसिया से तो कोई माल खरीदता नहीं था, हीरा हो या प्राकृतिक गैस हो। भारत कहता था हमरा दे दीजिए प्राकृतिक गैस, हीरा कौन खरीदता था? भारत। अब बना के उसको कहाँ बेचता था? अमेरिका में। अमेरिका पता कर लिया, ससुरा के इतना हीरा कहाँ से भारत ला रहा है,
क्योंकि उसको पता है सबको कि रूस में सबसे ज़्यादा हीरा निकलता है। भारत पर कहा अब हम तुम्हारा हीरा नहीं लेंगे। कहा है भाई गलती क्या है मेरा, तू रूस से खरीदता है बना के हमको बेचता है, जबकि हम बोले हैं कि कोई रूस से नहीं खरीदेगा हीरा, तो तू काहे खरीदा। बात ये हो गया। इस समय रूस यूक्रेन के समय के बता रहे हैं। तो आप समझिएगा हीरा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, सूरत को डायमंड नगरी बोला जाता है इसे। दूसरा बोलेगा सूती वस्त्र, किसके लिए जाना जाता है बाबू, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के भी कारखाना यहाँ पे काफ़ी है। सूरत भी जाना जाता है कपड़ा के लिए, और अहमदाबाद भी जाना जाता है, और मुंबई भी जाना जाता है कपड़ा के लिए। सूती वस्त्रों की राजधानी पूछेगा कहाँ स्थित है, मुंबई। कहाँ है, मुंबई। सूरत में भी आप ये सब जगह याद रखिएगा, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे, अहमदाबाद, किसे बोलते हैं, अहमदाबाद को। क्लियर। सूरत तक, सूरत किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे। बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ है, सूरत में बनाया गया। कहाँ, सूरत में बनाया गया है, ठीक है। पहली बार मतलब अभी देखिए बुलेट ट्रेन के जो होता है ना पटरी, ये सही नहीं है बुलेट ट्रेन के लिए। ई पटरी पर अगर चलेगा बुलेट ट्रेन उखाड़ के फेंक देगा, आगे से चलते रहेगा, पीछे से पटरिया ओकरे साथे जाएगा, नहीं सहन कर पाएगा। बहुत वजनदार है और रफ्तार बहुत ज़्यादा है उस गाड़ी का, ये रफ्तार सहन नहीं करती। यह गाड़ियाँ तेज अगर माल गाड़ियाँ जाने तो पटरिया हिलने लगता है, देखते हैं, और वो तो उखाड़ के अपने साथे ले जाएगा। समझ में आ गया ना। सूरत, उसके बाद क्या मिलेगा, बारडोली। बारडोली किस लिए जाना जाता है, आपसे याद रखिएगा। बारडोली फेमस है बारडोली सत्याग्रह के लिए। किसके लिए है, बारडोली सत्याग्रह। बोलेगा बारडोली सत्याग्रह किसने किया था, या बारडोली आंदोलन कौन चलाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम क्या था, सरदार पटेल लिख देते हैं केवल, चलेगा। सरदार पटेल कब चला थे बाबू, 1928 में। कब चला था, 1928 में। बारडोली सत्याग्रह किसने चला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस आंदोलन से पहले इनका सरदार नहीं नाम था, खाली वल्लभ भाई पटेल नाम था। क्या नाम था इनका, वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इस आंदोलन ने इनका इतना मतलब भारत में अच्छा नेता के रूप में आ गया, इसलिए खुश होकर बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किसका उपाधि दिया यहाँ पे, क्वेश्चन पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारडोली की महिलाओं ने। कौन होगा, बारडोली की महिलाओं ने। बोलेगा बारडोली सत्याग्रह किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब किया था, 1928 में। समझ में आएगा। बारडोली किसके लिए किए थे बाबू, किसानों के लिए। किसानों से बहुत ज़्यादा कर वसूला जाता था, उसके एवज में ये आंदोलन ऐसे मिला था ऑफर गांधी जी को, लेकिन गांधी जी किन्हें भेज दिए, वल्लभ भाई पटेल को। जाइए आप संभालिए। और जितना विश्वास किए गांधी जी, उस पर खरा उतरे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अंग्रेजों से वो कर बंद करवा दिया। समझ में आ गया बारडोली ना। बारडोली के नीचे मिलेगा वलसाड़। क्या था, वलसाड़। मिला कि नहीं मिला, वलसाड़। बोलेगा वलसाड़ में कौन सा आंदोलन चला, कर मत दो आंदोलन। कौन चला था, कर मत दो आंदोलन। कर मत दो आंदोलन। इसमें हुआ क्या था बाबू, ये चला कब था, 1923 में। कब चला था, 1923 में। किसने चला था, पटेल जी। कौन चला था, पटेल जी। यही पटेल, सरदार पटेल। बस इतने बात याद रखिएगा। वलसाड़ में वलसाड़ आंदोलन किस लिए हुआ था, कर के लिए। किसके लिए हुआ था, कर के। अब समझिए इसमें हुआ क्या था। जैसे वलसाड़ में बहुत अमीर लोग रहते थे भारतीय, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेज, उन लोग को पता था कि कौन अमीर है, वो रात में ससुरन चोरी कर लेता था घूस के। अमीर घर, वलसाड़ की बात बता रहा है, अमीर घर था, चोरी कर लेता था। अब बोलता था ना कि तुम लोग के यहाँ चोरी नहीं होगा, तू हमको टैक्स दो, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। कौन बोला, अंग्रेज बोला। अपने तो चोरी करता था ससुरन, ऊपर से टैक्स भी मांगता था सुरक्षा रखने की बात के। मतलब हम आपसे चोरी तुम्हारे यहाँ नहीं होगी, हम इसकी गारंटी लेते हैं। ये बात बड़ा ख़राब लगा। ये बात कहाँ पहुँचा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। यहाँ के लोग गए वहाँ उनके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले ठीक है चलो हम आते हैं। आ गए, ये कुछ नहीं किए, चुपचाप देखते रहे कि चोरी कौन करता, कौन है, भारतीय लोगों की अंग्रेजवन है। पकड़ा गया रात में अंग्रेज। कौन पकड़ा गया, जैसे धोखी नहीं लगता, गांव में धोखी बोलते हैं, जासूसी के काम किए कौन, पटेल जी। पकड़ लिया अंग्रेजवा के, दम भर पहले वही राती मार लिया। सवेरे फिर पेश किया गया जो गवर्नर वहाँ के था कि देखो तुम्हारा ही आदमी चोरी करता था, अब बदले में बोलता था कि कर दो, तुम्हारे यहाँ चोरी नहीं होगी। इस तरह से कर मत दो आंदोलन को कौन ख़त्म किया,
यानी अपनी सुरक्षा के लिए बलसाड़ के लोगों ने क्या देते थे, कर देते थे। उस कर को कौन बंद करवाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब की बात है, 1923 की बात है। कब की बात है, 1923 की बात है। ठीक है, इस साइड में इधर से अब छोड़ दीजिएगा, देखिए ना इस साइड में उकाई परियोजना दिख रहा है क्या, कहीं ताप्ती नदी पर होगा, उकाई परियोजना लिखल होगा। बोलेगा उकाई परियोजना कहाँ स्थित है, बड़ी एग्जाम में पूछता है इसलिए बता दी। उकाई परियोजना ये कहाँ स्थित है बाबू, ताप्ती नदी पर। कहाँ है, ताप्ती नदी। उकाई परियोजना मिला, उकाई परियोजना। एक सरदार सरोवर परियोजना मिलेगा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध नहीं दिखेगा, हम लिख देते, ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ है, नर्मदा नदी पर। एग्जाम में यही दो गुजरात के परियोजना बड़ी पूछता है, VVI है, मेरे तरफ से VVI लगा लीजिए। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। ये दोनों के दोनों बांध कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, इधर बीच में आइएगा, आपको एक मिलेगा झील, लखतर झील मिलेगा, लखतर बीचों बीच मिलेगा, लखतर झील। यहाँ हुआ 9 कलेवर, एक पक्षी विहार है, लखतर झील हम लिख देते हैं, लखतर झील। एक अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, पक्षी विहार है, 9 कलेवर। नाम क्या है, नल सरोवर होगा, 9 कलेवर नहीं, नल सरोवर लिखा है क्या, नल सरोवर पक्षी विहार, नल सरोवर पक्षी विहार। हाँ, नल सरोवर पक्षी विहार। ये कहाँ मिलेगा बाबू, लखतर झील में। झील का नाम क्या है, लखतर झील, लखतर झील गुजरात। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, गुजरात में। नल सरोवर कहाँ, गुजरात में, कोई दिक्कत। इसी तरह एक झील आता है चिल्का झील, वो स्थित है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। वहाँ पर 9 कलेवर है, वहाँ पर बोलेगा झील के अंदर एक पक्षी विहार है, उसका 9 कलेवर नाम है, और यहाँ नल सरोवर है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों का नाम सेम से मैच कर रहा है। आप आराम से इसके भौतिक मैप पे आ जाइएगा, गुजरात के भौतिक मैप पे। ठीक है, आ गए। हाँ, भौतिक मैप पर देखिए मिलेगा गिरनार पर्वत, नीचे में देखिएगा मिलेगा गिरनार पर्वत। इस साइड में देखिए हम बनाते हैं, यहाँ देखिए मेरे पे ऐसे गिरनार पर्वत है कि नहीं, गिरनार पर्वत लिखल होगा, गिर पर्वत या गिरनार पर्वत मिल गया, या गिरनार पहाड़िया, पर्वत पहाड़ समझिए। अब समझिएगा थोड़ा सा ना, पर्वत किसे कहते हैं बाबू, देखो एक श्रृंखला में ऐसे जाएगा ना, पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। एक वो ऐसे खड़ा हो जाएगा, इसको पहाड़ बोला जाता है, कोई दिक्कत। एक वो सीधा खड़ा त्रिभुज आकार में हो जाएगा, क्या बोलेंगे, पहाड़। अब ऐसे श्रृंखला में बढ़ेगा तो पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। इसे कन्फ्यूजन नहीं होना है ना, मिल गया। बोलेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में, क्योंकि गिर पहाड़ी से हमको एक ही बात याद रखना, गिर वो पर्वत पूछे कि नेशनल पार्क पूछे, कोई दिक्कत। बोलेगा गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में। किस लिए जाना जाता है बाबू, शेर के लिए। किसके लिए जाना जाता है, शेर के लिए जाना जाता है गिर। ठीक है, यहाँ झील भी देख लिए, लखतर झील देख लिए, कोई दिक्कत। अगर गुजरात के ये वाला भाग देखिएगा, नीचे वाला देखिए मेरे हाथ पे, यहाँ देखिए ये जो भाग हम बना रहे हैं, ये वाला ऐसे, इसे क्या बोला जाता है बाबू, काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। कौन तट बोला जाता है, काठियावाड़ तट। बोलेगा गुजरात के वह भाग जो समुंदर से लगता है उसे किस तट का नाम दिया गया है, काठियावाड़ तट। कोई दिक्कत। एक फिल्म भी आया है, गंगूबाई काठियावाड़, आया था ना, ओरिजिनल कहानी है गंगूबाई काठियावाड़। यानी वो कहाँ के रहने वाली थी, काठियावाड़ के रहने वाली थी गंगूबाई। मतलब उस फिल्म का कहानी की लड़की थी, उसे बेच देता है कोटे पर, यही कहानी है गंगूबाई काठियावाड़ की। तो ये रहा गुजरात। ठीक है, गुजरात के ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था गुजरात, बहुत इससे सारे क्वेश्चन निकलते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सब कोई कर लिए होंगे। नेट कनेक्ट है, कनेक्ट है ना, नहीं है, खोलिए तो कुछ दिखा देते हैं, सोमनाथ मंदिर वगैरह दिखा देते हैं, सोमनाथ मंदिर दिखा देते हैं। वाई 5G है ना,
चलिए, सोमनाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। देखिएगा कितना ऊंचाई पर स्थित है ये सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ देखिए कितना बेहतरीन मंदिर है ना, बहुत बेहतरीन मंदिर है सोमनाथ। और काफ़ी ऊंचाई पे समुद्र के किनारे बता रहे थे। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? समुद्र के किनारे है या नहीं? समुद्र के किनारे देखिए तो नहीं है, एकदम समुद्र के किनारे दिखेगा। बहुत बेहतरीन मंदिर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर। कौन सा है? सोमनाथ मंदिर। ये स्थित कहाँ है बाबू? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। एक अब हम लोग पढ़े थे, एक और पढ़े थे, रानी के बाव। क्या पढ़े थे? रानी के बाव। वो भी देख लेते हैं। रानी के बाव कुआं जैसा बताए थे ना, रानी के बाव। रानी के बाव रानी के बाव देखिए पाटन। देखिए कुआं टाइप के है ना। इतना बेहतरीन इसे बनाया गया इस रानी के बाव को कि मत देखिए, नहाने के लिए बोल रहे थे ना कि पानी कुआं जैसा खोद के रखी है। बकलोल डलवाती थी, निकलवाती थी इसको, मैंने पानी फ्रेश डलवा के नहा के गंदा हो गया फिर से फेंकवाती थी। मैंने दिन भर मजदूर के काम मिल जाता था। फिर ये मेकरा में यह है ना कुआं के समान, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। कहाँ है? यूनेस्को में। दिख रहा होगा पूरी तरह से। क्या है? देखिए ये अब 3D में देखना पड़ेगा, उतरने वाला सीढ़ी ये है ये ना जी। गोले गोले से देखिए ना, गिर गई, मजदूर निकालेगा। देखिए ये वाला है ना, ये भाग दिखा, ये पूरा देखिए ना, होल जो दिखाई दे रहा है ये कुआं है। क्या है? ये कुआं है। और ये रानी के बाव है। इसको याद रखना है। कहाँ स्थित है? पाटन में। पाटन में। और क्या है? यूनेस्को स्थल भी। क्या है? यूनेस्को स्थल भी है। ठीक है। चलिए ठीक है, गुजरात पढ़िएगा। गुजरात ख़त्म हो गया अपने तरफ से। आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। तब तक जय हिंद।